Now, Honorable Prime Minister. आदरणीय सभापति जी, सदन की ओर से मेरी तरफ से मैं श्रीमान हरिवंश जी को शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्यसभा उपसभापति के रूप में लगातार तीसरी बार निर्वाचित होना, ये अपने आप में इस सदन का आपके प्रति जो गहरा विश्वास है और बीते हुए कालखंड में आपके अनुभव का जो सदन को लाभ मिला है, सबको साथ लेकर चलने का आपका जो प्रयास रहा है, उसको एक प्रकार से सदन ने आज एक मोहर लगा दी है। और ये अपने आप में ये एक अनुभव का सम्मान है, एक सहज कार्यशैली का सम्मान है और एक सहज कार्यशैली की स्वीकृति भी है। हमने सबने हरिवंश जी के नेतृत्व में सदन की शक्ति को, और मैं कह सकता हूं कि केवल सदन की कार्यवाही का अपने जीवन के जो भूतकाल के अनुभव है, उसको भी बहुत ही सटीक तरीके से सदन को, उनका ये अनुभव पूरी कार्यवाही को, संचालन को और सदन के माहौल को और अधिक परिपक्व, मुझे विश्वास है उपसभापति जी का नया कार्यकाल उसी भावना, संतुलन और समर्पण के साथ और हम सबके प्रयासों से सदन की गरिमा को नई ऊंचाई पर। हरिवंश जी का जन्म जेपी के गांव में हुआ और सहज रूप से ग्रामीण पृष्ठभूमि के उन्होंने अपने गांव के विकास में विद्यार्थी काल से भी कुछ न कुछ करते रहे। उनकी शिक्षा दीक्षा काशी में, और इन सारे विषयों पर मुझे भूतकाल में बोलने का अवसर, तो मैं काफी कुछ कह चुका, इसमें से आज को दोहराता नहीं हूं। एक बात का उल्लेख आज जरूर मैं करूंगा। आज 17 अप्रैल और 17 अप्रैल 1927 हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती। विशेषता ये है कि आज 17 अप्रैल को आप जब तीसरी बार इस दायित्व को संभालने जा रहे हैं, वो भी चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर, और चंद्रशेखर जी के साथ आपका जुड़ाव, उनके प्रति आपका लगाव, एक प्रकार से आप उनके सहयात्री, उनके पूरे कार्यकाल। तो ये एक अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सुयोग है। आपने चंद्रशेखर जी के जीवन पर किताबें भी लिखी हैं और चंद्रशेखर जी के एक बृहद जीवन को नई पीढ़ी तक, और इसलिए आपके लिए एक बहुत बड़ा विशेष अवसर बन जाता है कि चंद्रशेखर जी की जन्म जयंती पर आपका तीसरा कार्यकाल का। हरिवंश जी का सार्वजनिक जीवन केवल संसदीय कामों तक से, पत्रकारिता के उच्च मानदंड आज भी आदर्श के रूप में रेखांकित किए जाते। लंबा जीवन पत्रकारिता, लेकिन पत्रकारिता में उच्च मानदंड को, मैं जब गुजरात में था उनकी लेखों को पढ़ने की मेरी आदत रही थी और मैं देखता था कि वे अपना पक्ष बड़ी दृढ़ता के साथ, और मैं अनुभव करता था कि उसमें काफी अध्ययन के बाद निचोड़ उसमें प्रकट होता। पत्रकारिता में निरंतर प्रयास रहा और एक सफल प्रयास भी रहा। और हम देखते हैं सदन में, चाहे पॉलिसी हो या प्रोसेस हो, हमें हमेशा नजर आती है और ये हम सबके लिए सुखद अनुभव है। वे समाज की वास्तविकताओं के साथ गहरे जुड़ाव के साथ काम करने वाले व्यक्ति रहे। मैं तो कहूंगा जो चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जो नए सांसद, वे हरिवंश जी से बहुत कुछ बातें करके उनसे जान, क्योंकि जब वो पत्रकारिता में उनके एक कॉलम, हमारा सांसद क्या, हमारा पार्लियामेंट मेंबर क्या, तब उनको शायद पता नहीं होगा कभी उनको भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो लिखते थे और वो बातों में बहुत ही व्यापकता रहे। सदन की गरिमा और बैठने वाले सदस्य का दायित्व और उसके आचार विचार को लेकर, और उन बातों का उपयोग आज हमारे सदन के साथी उनके साथ बैठ करके बहुत कुछ जान सकते हैं। समय की
पाबंदी, एक डिसिप्लिन लाइफ में अपने कर्तव्यों के ये आपकी विशेषता है और शायद इसी के कारण आप सर्वस्वीकृत व्यक्तित्व आपका। हमने देखा होगा जब से वो राज्यसभा के सदस्य बने हैं, मैं कह सकता हूं कि पूर्ण समय वो सदन में उपसभापति के तौर पर सदन को कैसे चलाया, सदन में सदस्य के तौर पर क्या योगदान दिया, इस बारे में हम स्वाभाविक रूप से एक सकारात्मक चर्चा करते रहते हैं। लेकिन सदन के जनता के बीच वो कैसे अपने लोकतांत्रिक और सामाजिक दायित्वों को निभाते हैं, सार्वजनिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए सचमुच में ध्यान आकर्षित करने वाले और हमने उसको देखना चाहिए। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं उनके काम सराहनीय तो है, अनुकरणीय भी। हमारा देश युवा देश है और मैंने देखा है कि हरिवंश जी ने अपने समय का उपयोग सबसे ज्यादा युवाओं के बीच, युवाओं को में लगातार गंभीर विषयों पर जागरूकता, एक प्रकार से लोक शिक्षा का काम ये अपने आप में वो लगातार करते रहते हैं। वो देश भर में उनका भ्रमण रहे। 2018 में जब उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति की, उसके बाद जो मेरी जानकारी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में 350 कार्यक्रम किए। ये बहुत बड़ा काम है। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में 350 से अधिक कार्यक्रम, जाना आना, बैठना, बातें करनी, विषयों की तैयारी अपने आप में बहुत बड़ा व्रतस्थ के रूप में इस काम को किया और युवाओं से ही जुड़ने के लक्ष्य को आपने जरा भी ओझल नहीं होने दिया। और विकसित भारत का सपना युवाओं के लिए भी क्यों हो, अलग अलग तरीके से जिस प्रकार से विद्यार्थियों का मूड हो वो बताते रहते हैं। विद्यार्थियों में युवा आत्मविश्वास कैसे पैदा हो, निराशा से वो हमेशा हमेशा बाहर रहे। उनके कुछ ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ ऐसे क्या कारण है कि जितनी तेजी से जाना चाहिए था आगे नहीं जा पाए, अब अवसर क्या आया है, सारी बातें और देश कितनी बड़ी छलांग लगा, ऐसे का आत्मविश्वास भरने का काम उनके द्वारा होता है। आजकल देश में लिटरेचर फेस्टिवल एक बड़ा सिलसिला और अब तो वो टियर 2, टियर 3 सिटी तक वो सिलसिला चला है। लिटरेचर फेस्टिवल्स में भी हरिवंश जी का अक्सर जाना होता है और उस समाज का उस तबके को भी वो अपने विचारों से प्रभावित करते रहते हैं, प्रेरित करते रहते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैंने उनके जीवन का एक प्रसंग जो सुना है, शायद हो सकता है साल वगैरह में मैं बहुत मेरी जानकारी सटीक न भी हो, मैंने सुना है कि 1994 में हरिवंश जी पहली बार विदेश यात्रा की और वो अमेरिका गए। जब अमेरिका गए तो अपने तय कार्यक्रमों के जब उनसे पूछा गया कि आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो उन्होंने आग्रह से कहा कि मैं जरूर, ये विकसित देश है तो मैं उसकी यूनिवर्सिटीज को देखना सकता, ऐसी कौन सी शिक्षा और कल्चर है जिसके कारण ये देश इतना आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने काफी समय अपने एमपीज को, एमपी लेड फंड के संबंध में तो काफी चर्चा रहती है और एक बड़ा पसंदगी का विषय भी रहता है एमपीज में। कभी कभी तो ये भी संघर्ष रहता है कि एमपी लेड फंड इतना है और वहां उधर एमएलए फंड, उसकी चर्चा रहती है। लेकिन एमपी फंड का, एमपी लेड जो फंड की बातें हैं, उसके विचारों को मैंने स्वयं भी सुना है, मैं प्रभावित हूँ इससे। लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी रही है, शायद हम उनकी अपेक्षा के अनुसार, क्योंकि सबको ऐसे विषय में साथ लेना जरा कठिन हो। लेकिन उन्होंने खुद के उस जिम्मेवारी को, मैं समझता हूँ वो भी हम लोगों ने, उन्होंने ये एमपी लेड फंड था जो अपने जो विचार हैं उसको, विचार को ही नीचे धरातल पर, शिक्षा क्षेत्र और युवा पीढ़ी, ये उसके सारे केंद्र में रहा। एमपी लेड फंड उन्होंने इस्तेमाल करने के लिए एक एक मिसाल पेश की है। उन्होंने विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों में ऐसे अध्ययन केंद्र स्थापित किए और उसका प्रभाव लंबे अरसे तक रहने वाला, और उसमें भी उन्होंने प्रोजेक्ट ओरिएंटेड
समस्या के समाधान को केंद्र में रखा। जैसे लुप्त होती जा रही भारतीय भाषाओं के लिए आईआईटी पटना में एक अध्ययन केंद्र के लिए, तो उस काम को वो लगातार वहां को एक और उन्होंने काम लिया। जो बिहार में कुछ क्षेत्र है जहां भयावह भूकंप की, नेपाल में भी छोटा सा भूकंप आया तो इस क्षेत्र को प्रभावित करता है। इस काम को ध्यान में रखते हुए ने एमपी लेड फंड से सेंटर फॉर अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के रूप में एक स्टडी सेंटर रिसर्च के लिए खुलवाया है। यानी वो स्टडी का काम करना, रिसर्च करना। गंगा और घाघरा दो नदी के बीच में एक गांव है। हमें जल के कारण जो कटाव की समस्या रहती है वो गांव परेशान रहता है और नदी धारा भी बदलती रहती है, विनाश भी बहुत होता रहता है। उसको भी ध्यान में रखते हुए एमपी लेड फंड से वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उन्होंने पटना की आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नदी अध्ययन केंद्र खुलवाया है। पटना के ही चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्था में वो बिजनेस इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटर बनवा रहे हैं। एआई के उस दौर में मगध विश्वविद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाया है। यानी एमपी लेड फंड का एक निर्धारित दिशा में काम कैसे किया जा सकता है, इसका एक उदाहरण आपने प्रस्तुत किया है। आदरणीय सभापति जी, हम सभी ने अनुभव किया है कि लोग जब अपने गांव से स्थानांतरण करते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, तो जीवन में एक प्रकार से गांव से कट जाते हैं। हरिवंश जी का जीवन आज भी गांव से जुड़ा रहता है, अपने गांव से जो जुड़ा रहता है। वो लगातार वहां के सुख दुख के साथ ही अपना जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आदरणीय सभापति जी, जिस संसद की नई इमारत में बैठे हैं, निर्माण कार्य चल रहा, तब मुझे उनके साथ निकट से काम करने का और मैं अनुभव कर रहा था कि जो विचार मेरे मन में आते थे, मैं हरिवंशों को कहता था मैं ऐसा करे तो कैसे। 2 दिन में बराबर परफेक्ट उसे कहीं नामकरण करना है, उसके पहचान इस सदन की कैसे बने, तो काफी कुछ कंट्रीब्यूशन सदन के निर्माण में, उसकी आर्ट गैलरी में, विभिन्न द्वार के नाम रखने हो, यानी हर प्रकार से मेरे एक साथी के रूप में हम दोनों को, और मुझे बड़ा आनंददायक रहा वो अनुभव काम का। आदरणीय सभापति हरिवंश जी के सदन को, लेकिन साथ साथ उन्होंने राज्यों की विधानसभाएं, विधान परिषदें और वहां जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके लिए किस प्रकार से आवश्यक देश को प्रगति के पथ पर ले जाने में, विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में मुझे विश्वास है कि सदन के द्वारा बहुत कुछ होगा और उसके कारण पीठाधीश सबका दायित्व बहुत बड़ा होता है। बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूं कि सभी साथी आप जो चाहते होंगे उसको पूरा, और आपके काम को कठिनाइयों में न परिवर्तित करें इसके लिए, ताकि आप ज्यादा आउटकम दे, और मुझे विश्वास है सब लोग इसको करेंगे। और मैंने पहले भी कहा था कि हरि कृपा पर है सब कुछ, और हरि तो यहाँ के भी है, हरि वहाँ के भी, और हरि यहीं बैठेंगे, तो हरि कृपा बनी रहे, इसी एक अपेक्षा कि मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।